So, this is lecture number 10 of modern physics. Lecture number 10 of modern physics. Modern physics. तो देखिए लेक्चर नंबर 10 में हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में, है ना। पहले बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिर न्यूक्लियर फिजन पढ़ेंगे और फिर चेन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, पहले तो आप ये सुनिए कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व हम पहले पढ़ रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये एक ग्राफ है, किसके बीच में, ध्यान से सुनिए। हम ग्राफ बनाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ए मतलब एटॉमिक मास ऑफ दैट न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और हम बेसिकली एटॉमिक मास में ग्राफ बनाते हैं, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड एटॉमिक मास। तो ध्यान से देखिए ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ जो है, इनिशियली जो ग्राफ है वो जिगजैग पैटर्न में आता है। इनिशियल ग्राफ जिगजैग पैटर्न में आता है, फिर ग्राफ कुछ ऐसे जाता है और ग्राफ ऐसे आता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए ग्राफ, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। सो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, कर्व बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अच्छा ध्यान से देखिए, अब इस कर्व को देखिए आप। तो कर्व है, हमने वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास ऑफ दैट न्यूक्लियस। ध्यान से देखिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पहला पॉइंट, ये है हीलियम न्यूक्लियस और ये इनिशियल पॉइंट है हाइड्रोजन का, यानी कि ड्यूट्रॉन का। 1s2 मतलब ड्यूट्रॉन, और ये है हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस के लिए जो देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू आता है, दैट इज 7.1। सिमिलरली ग्राफ फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट ऑक्सीजन के लिए है और ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है 8। फिर देखिए ग्राफ नीचे आया और ये जो पॉइंट है ये फ्लोरीन को बताता है और फ्लोरीन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कुछ वैल्यू आता है। ठीक है, फिर देखिए ग्राफ में आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा तो ये पॉइंट आयरन 56 के लिए आता है और इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 आता है, जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसीलिए हम बोलते हैं कि आयरन का न्यूक्लियस है, इट इज़ हाईली स्टेबल। फिर आप जैसे जैसे नीचे आते हैं तो आप देखिए ग्राफ में एक पैटर्न में आप नीचे आ रहे हैं, यानी डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जो है इंक्रीज और डिक्रीज जिगजैग पैटर्न में कर रहा था। तो ध्यान से देखिए, अब ये जो एटॉमिक नंबर 30 आपको दिख रहा है और एटॉमिक नंबर 170 दिख रहा है, इस एटॉमिक नंबर 30 और 170 के बीच में जितने भी न्यूक्लियस आएंगे, इन सब न्यूक्लियस को हम इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बुलाते हैं। और इन इंटरमीडिएट न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू आएगा वो हेवियर और लाइटर न्यूक्लियस से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये है कि जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस है, यानी एटॉमिक मास 30 से एटॉमिक मास 170 के बीच के न्यूक्लियस को इंटरमीडिएट न्यूक्लियस कहते हैं, और उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाइटर एलिमेंट और हैवियर एलिमेंट से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है। इतना समझ में आया? तो इस पॉइंट को पहले लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ इंटरमीडिएट न्यूक्लियस, और इंटरमीडिएट न्यूक्लियस कहाँ से कहाँ तक है? एटॉमिक मास 30 से एटॉमिक मास 170 के बीच में। इज मोर देन हेवियर और लाइटर न्यूक्लियस, इट मीन्स इंटरमीडिएट न्यूक्लियस इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। डन। उसमें से भी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा आयरन का, आयरन 56।
सो एटॉमिक मास 30 से और एटॉमिक मास 170 के बीच में जो भी न्यूक्लियस आते हैं उसको इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बुलाते हैं। उनका बाइंडिंग एनर्जी लाइटर और हैवियर से ज़्यादा होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इंटरमीडिएट न्यूक्लियस आर मोर स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, जो लाइट न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी कैसे चेंज कर रहा है, एक कोई पैटर्न नहीं है, जिगजैग पैटर्न है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है लाइट न्यूक्लियस का वो रैंडमली चेंज कर रहा है, मास नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है वो रैंडमली चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इन लाइट न्यूक्लियस का जो एनर्जी लेवल है वो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना रैंडमली चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लाइट न्यूक्लियस चेंज रैंडमली विथ मास नंबर। देखिए रैंडमली जिगजैग पैटर्न में चेंज हो रहा है। इट एक्सप्लेन्स डिसकंटिन्यूअस एनर्जी लेवल ऑफ लाइटर न्यूक्लियस। डन। अच्छा, अब ध्यान से देखिए वापर ग्राफ में आइए। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है हैवी न्यूक्लियस का, देखिए उसमें एक कंटिन्यूअस डिक्रीज आ रहा है, कंटिन्यूअस डिक्रीज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हैवी न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल है वो कंटिन्यूअस है। समझ में आया आपको? इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी न्यूक्लियस डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली विथ मास नंबर। इट एक्सप्लेन्स कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल ऑफ हेवियर न्यूक्लियस। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में इंटरमीडिएट जो न्यूक्लियस है वही स्टेबल है और लाइटर न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस ये अनस्टेबल है। तो ये लाइटर न्यूक्लियस क्या करना चाहता है, ये भी इस रेंज में आना चाहता है और ये भी इस रेंज में आना चाहता है। तो जो हैवी न्यूक्लियस है ये क्या करता है, इस रेंज में आने के लिए ये अपने आप को ब्रेक करता है, अपने आप को ब्रेक करता है दो न्यूक्लियस में, और इन दोनों न्यूक्लियस का जो रेंज है वो लगभग इसके बीच में आता है और ये दोनों जो पार्ट है इसका वो स्टेबल हो जाता है। सिमिलरली लाइटर न्यूक्लियस क्या करता है, इस रेंज में आने के लिए आपस में कंबाइन करता है और कंबाइन करके एक नया न्यूक्लियस बनाता है जो इस रेंज में आता है और तब जा करके वो स्टेबल होता है। तो हैवी न्यूक्लियस दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है, इस रिएक्शन को बुलाते हैं फिजन रिएक्शन। फिजन, FISSION। जो लाइटर न्यूक्लियस है वो आपस में कंबाइन करके एक नया न्यूक्लियस बना रहे हैं ताकि वो इस रेंज में, स्टेबिलिटी के रेंज में आ सके। इसको बुलाते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सो जब ये हैवी न्यूक्लियस दो पार्ट में टूटता है इसको फ्यूजन बुलाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये जो हैवी न्यूक्लियस है इस पे न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करवाते हैं, तो ये हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस में और फिर एक नया न्यूक्लियस बनता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस पॉइंट को लिखते हैं। सो व्हेन ए न्यूट्रॉन अटैक हैवी न्यूक्लियस इट विल डिवाइड इनटू कंपेरेबल मास न्यूक्लियस एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड फिजन रिएक्शन। जैसे ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं आपके पास यूरेनियम 235 9235 है, ये एक हैवी न्यूक्लियस है। क्या है? हैवी न्यूक्लियस। अच्छा, ये एक हैवी न्यूक्लियस है, तो हमने इस पे न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करवाया। न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करवाने से क्या हो गया, एक अनस्टेबल स्टेज बना यूरेनियम 236 और 92। अब ये अनस्टेबल जो है ये टूट जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन में और साथ में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा और साथ में हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो देखिए ध्यान से, न्यूट्रॉन टकराया, अनस्टेबल स्टेज बना, फिर बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हुआ, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुआ। इस रिएक्शन को बुलाते हैं फिजन रिएक्शन और इसमें जो एनर्जी रिलीज हुआ इसको बोलते हैं फिजन एनर्जी। ठीक है, ध्यान में समझ में आया? अच्छा, इस चीज़ को समझाने के लिए रदरफोर्ड ने एक अपना मॉडल दिया था, उसको बोलते हैं ड्रॉप मॉडल। ड्रॉप मॉडल में उन्होंने न्यूट्रॉन को एक ड्रॉप माना, यूरेनियम 235 को ड्रॉप माना और उन्होंने बोला कि जब न्यूट्रॉन इस यूरेनियम 235 के ड्रॉप से टकराया तो देखिए ये ड्रॉप इसमें मर्ज होकर के एक छोटा सा पॉपअप बना, देख रहे हैं?
फिर क्या हुआ, ये ड्रॉप जो था जिसमें पॉपअप बना था ये टूट करके दो तो ड्रॉप बनाया बेरियम और क्रिप्टॉन का और 3 ड्रॉप बना न्यूट्रॉन का। तो ये था ड्रॉप मॉडल बाय रदरफोर्ड टू एक्सप्लेन दिस फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर हम यूरेनियम 235 की बात करते हैं और न्यूट्रॉन 235 की बात करते हैं तो लगभग 236 न्यूक्लियॉन्स हो गए। अरे साहब, न्यूक्लियॉन्स यही तो होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एटॉमिक मास को ही तो न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो यहाँ एटॉमिक मास देखिए 235, यहाँ 1, तो 236 एटॉमिक मास में जो रिलीज एनर्जी है वो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आप ऐसे बोल दीजिए 236 न्यूक्लियॉन्स में रिलीज एनर्जी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 236 न्यूक्लियॉन्स में रिलीज एनर्जी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक न्यूक्लियॉन में कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाय 236। तो ये वैल्यू लगभग आता है 0.7 टू 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पर फ्यूजन रिलीज एनर्जी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन पर न्यूक्लियॉन रिलीज एनर्जी है 0.7 टू 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको लिख लेते हैं। सो रिलीज एनर्जी पर फ्यूजन इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड रिलीज एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 0.7 टू 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए कि एक फ्यूजन रिएक्शन में लगभग यूरेनियम का 0.1% मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है और बाकी जो बचा ये पार्ट यानी कि 99.9% वो क्या होता है, ये जो फ्रेगमेंट बनता है उसके मास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है इसके मास में। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सो in a fusion reaction approx 0.1% part of mass convert in energy, remaining part convert in mass of fragment and its kinetic energy. Done? अच्छा, इसमें क्या हम देख रहे थे कि जो हैवी न्यूक्लियस था वो टूट रहा था, इसको बोलते हैं फिजन, और टूट करके इंटरमीडिएट कंडीशन में आ रहा था ताकि स्टेबिलिटी गेन कर सके। सिमिलरली जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं ताकि इंटरमीडिएट रेंज में आए और उसका स्टेबिलिटी बढ़ सके। तो अब हम बात करते हैं फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। सो हम बात कर रहे हैं फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन ध्यान से सुनिए, हम बोल रहे हैं कि लाइट न्यूक्लियस जो है फॉर एग्जाम्पल A1 प्लस A2 ये आपस में फ्यूज कर गए, बहुत पास आए और आपस में फ्यूज करके एक नया न्यूक्लियस बनाए और इस नए न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है वो इंटरमीडिएट रेंज में है और स्टेबिलिटी पाने के लिए। एक्चुअली जब भी फ्यूजन होगा तो यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत हाई टेम्परेचर। मिनिमम जो टेम्परेचर चाहिए होता है 10⁵ केल्विन के अराउंड मिनिमम है हाई टेम्परेचर, और साथ ही हाई प्रेशर भी चाहिए होता है। फ्यूजन रिएक्शन में हाई प्रेशर भी चाहिए होता है। ठीक है, तो फ्यूजन में क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जो लाइट न्यूक्लियस होंगे वो आपस में पास आएंगे और एक नया न्यूक्लियस बनाएंगे और इस नए न्यूक्लियस का जो मास होगा वो इंटरमीडिएट रेंज में आएगा और यहाँ पे भी बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा और इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूक्लियस था X जिसका एटॉमिक नंबर था Z1 और इसका मास था A1। ये न्यूक्लियस क्या किया, किसी दूसरे न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियस के साथ जिसका एटॉमिक नंबर था Z2 और मास नंबर था A2 इसके साथ फ्यूज किया और एक नया न्यूक्लियस बनाया जिसका एटॉमिक नंबर Z हो गया और एटॉमिक मास A हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस एक न्यूक्लियस के थर्मल एनर्जी की, तो न्यूक्लियस का जो थर्मल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है थर्मल एनर्जी का। अच्छा, दो न्यूक्लियस हैं तो यहाँ हम इसको 2 कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि ये जो थर्मल एनर्जी है इस न्यूक्लियस का, देखिए ये न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये X न्यूक्लियस है,
इस एक्स न्यूक्लियस में Z1 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये है दूसरा न्यूक्लियस जिसमें Z2 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। जब ये पास आएंगे तो सुनिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपेल करेंगे, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लगेगा जिसके कारण इसमें रिपल्सन होगा। तो इसको पास लाने के लिए इन दोनों न्यूट्रॉन, इन दोनों न्यूक्लियस का जो थर्मल एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तभी तो ये दोनों पास आएंगे, नहीं तो ये तो दूर जाएंगे क्योंकि रिपल्सन लग रहा है। ये समझ में आया? अच्छा, थर्मल एनर्जी अभी हम बात किए थे, दो न्यूक्लियस के लिए हम करेंगे 2 × 3/2 kT। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ देखिए K को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। Q1 कितना होगा? Q1 होगा Z1 × E इंटू Q2 कितना होगा? Z2 × E डिवाइडेड बाय इसके बीच का डिस्टेंस जो कि हम D ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा D। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 खत्म। तो यहाँ से देखिए जो टेम्परेचर है फ्यूजन के लिए, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करिएगा तो वो आ जाएगा 1/3 Z1 Z2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε0 × D। ये आ गया टेम्परेचर का फॉर्मूला। ये टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए इस वैल्यू का, तभी यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हो पाएगा। इतना समझ में आया? अच्छा, मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो होता है 10⁵ केल्विन फ्यूजन रिएक्शन होने के लिए। सो हम बात कर रहे हैं फ्यूजन के लिए। फ्यूजन में क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लाइट न्यूक्लियस कम क्लोजर एंड फॉर्म अ कंपेरेबल मास न्यूक्लियस एंड रिलीज एनर्जी एंड रिएक्शन इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। इसमें एक न्यूक्लियस एक्स वाई के साथ कंबाइन किया, पी न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों रिपेल करेंगे। फ्यूजन करवाने के लिए थर्मल एनर्जी इन दोनों का शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। थर्मल एनर्जी एक न्यूक्लियस का होता है 3/2 kT, दो न्यूक्लियस है इसलिए 2 × 3/2 kT शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है K Q1 Q2 अपॉन D। तो K के लिखे 1/4πε0। Q1 कितना था? Z1E। Q2 कितना था? Z2E डिवाइडेड बाय D। तो यहाँ से टेम्परेचर आ गया फ्यूजन रिएक्शन होने के लिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 K। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये टेम्परेचर आ गया। अब सुनिए, जैसे मान लेते हैं दो लाइट न्यूक्लियस है 1H2 + 1H2, ये दोनों आपस में कंबाइन करके बनाएंगे हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है, और साथ में ढेर सारा एनर्जी रिलीज होगा। इतना समझ में आया? अच्छा, इस रिएक्शन में जो रिलीज एनर्जी है, इस फ्यूजन रिएक्शन में जो रिलीज एनर्जी होता है वो होता है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ मास देखिए 2 4, यानी कि अगर 4 न्यूक्लियॉन है तो रिलीज एनर्जी है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस और नो? तो एक न्यूक्लियॉन में कितना होगा? वो होगा 28 डिवाइडेड बाय 4, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप सुनिए ध्यान से, जब हमने फ्यूजन पढ़ा था वहां पर न्यूक्लियॉन जो रिलीज एनर्जी था वो कितना था? वो था 0.7 to 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर फ्यूजन रिएक्शन में देखिए पर न्यूक्लियॉन कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्यूजन में पर न्यूक्लियॉन रिलीज एनर्जी है इट इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियॉन इन फ्यूजन रिएक्शन। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है इट इज मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर या एटॉमिक बॉम्ब। तो इसको लिख लेते हैं।
मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन रिएक्शन इज 10⁵ केल्विन। जैसे 1s2 कंबाइन करके हीलियम बनाया, साथ में एनर्जी रिलीज हुआ, तो पर न्यूक्लियन 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी रिलीज एनर्जी पर फ्यूजन इज 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट रिलीज एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज 10 टाइम्स ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर डेंजरस देन एटॉमिक बम या न्यूक्लियर बॉम्ब। अच्छा, अभी अभी हमने बात किया था कि जो फ्यूजन रिएक्शन होगा इसमें दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट रेंज वाला में कन्वर्ट होगा। तो सभी लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन नहीं होते हैं, यानी कि सभी लाइटर न्यूक्लियस इज नॉट अ फ्यूजनेबल मटेरियल। तो कौन कौन होंगे जो आपस में फ्यूज कर सकते हैं? हाँ, ऐसे अप टू नाइट्रोजन तक जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो आपस में फ्यूज करके फ्यूजन रिएक्शन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। और सिमिलरली जो फ्यूजन रिएक्शन है वो हमने पढ़ा था कि हैवी न्यूक्लियस के लिए पॉसिबल है, लेकिन सभी हैवी न्यूक्लियस फ्यूजन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि ऑल हैवी न्यूक्लियस इज नॉट अ फ्यूजनेबल मटेरियल। तो कौन कौन है जिसमें फ्यूजन रिएक्शन होगा? वो है यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 222 और प्लूटोनियम 239। बस यही फ्यूजन रिएक्शन शो करेंगे। तो इस दोनों पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सो फ्यूजन रिएक्शन इज पॉसिबल इन लाइटर न्यूक्लियस, बट ऑल लाइटर न्यूक्लियस इज नॉट अ फ्यूजनेबल मटेरियल। कहाँ तक पॉसिबल? इट इज पॉसिबल अप टू नाइट्रोजन ओनली। नाइट्रोजन तक ही जो लाइट न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज करके इंटरमीडिएट साइज में आना पसंद करते हैं। सिमिलरली फ्यूजन रिएक्शन इज पॉसिबल इन हैवी न्यूक्लियस, ये हमने बोला था, बट ऑल हैवी न्यूक्लियस इज नॉट अ फ्यूजनेबल मटेरियल। तो कौन कौन है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 222 एंड प्लूटोनियम 239। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान से सुनिए, जब फ्यूजन होता है एक हैवी न्यूक्लियस का, फ्यूजन रिएक्शन होगा एक हैवी न्यूक्लियस का, तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा, फ्यूजन रिएक्शन हुआ एक हैवी न्यूक्लियस का, तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा ये इसका जो एटॉमिक मास होगा वो या तो हैवी होगा, एटॉमिक मास हैवी के रेंज में ही आएगा, या इंटरमीडिएट रेंज में आएगा। सिमिलरली जब फ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं लाइट न्यूक्लियस का, तो इस केस में क्या होता है, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा वो उसका एटॉमिक मास या तो लाइट के रेंज में ही आएगा या इंटरमीडिएट रेंज के में आएगा। तो आपको पता है, ये तो थोड़ा सा कॉमन सा पॉइंट है। अब ध्यान से देखिए, फ्यूजन और फ्यूजन आप क्यों करवा रहे हैं? हैवी को इंटरमीडिएट में ला रहे हैं और लाइट को भी इंटरमीडिएट में ला रहे हैं, यानी कि आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करवाना चाहते हैं फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन से। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सो फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म्ड बाय हैवी न्यूक्लियस एंड प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज हैवी और इंटरमीडिएट। Similarly, fusion reaction performed by lighter nucleus and product nucleus is light or intermediate. और binding energy per nucleon in a fission and fusion reaction increases. जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको ग्राफ दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास के बीच में। ग्राफ में P, Q, R, S, T, W डिनोट किए गया है, और आपको कुछ 8 रिएक्शंस दिया है और बोला है कि आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब आपको बताना है ग्राफ देख के कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा। ध्यान से देखिए, तो जो P और Q है ये है लाइट न्यूक्लियाई, और लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करके R और S बनना चाहेंगे। फिर T और W है हैवी न्यूक्लियस, ये फ्यूजन करके R और S में कन्वर्ट होना चाहेंगे। तो आप देखिएगा रिएक्शन वही पॉसिबल होगा जिसमें R और S इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि R और S इंटरमीडिएट न्यूक्लियस होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनका सबसे ज़्यादा होता है। ये ना तो फ्यूजन करेंगे ना फ्यूजन करेंगे। क्यों करेंगे साहब? फ्यूजन और फ्यूजन आप तभी करवा रहे हैं क्योंकि आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा चाहिए।
इनका ऑलरेडी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, तो ये क्यों करेंगे फिजन और फ्यूजन? तो आप उस रिएक्शन में देखिए जिसमें आर और एस होगा वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि इंटरमीडिएट कभी भी फ्यूजन फ्यूजन नहीं करेगा, तो ऑप्शन में इंटरमीडिएट दिखे तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे देखिए पी प्लस आर, आप बोल रहे हैं कि पी प्लस आर कंबाइन करके एस बनवा रहे हैं, आर ऑलरेडी इंटरमीडिएट में है, क्यों करेगा ये फ्यूजन? तो ये ऑप्शन गलत है। फिर क्यू आर, फिर आप क्यू और आर को लेके आ गए, ये ऑलरेडी इंटरमीडिएट में है, क्यों करेगा? तो ये भी ऑप्शन गलत। फिर देखिए पी प्लस क्यू बना के आर आ रहा है, यानी ये दोनों लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करके इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये पॉसिबल है रिएक्शन। फिर आर प्लस एस कंबाइन करके टी बनाया, साहब ये ऑलरेडी इंटरमीडिएट में है, आप इसको क्यों कंबाइन करवाइएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनका ऑलरेडी ज़्यादा है, ये ऑलरेडी स्टेबिलिटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो ये भी गलत है। फिर एस और टी कंबाइन करके डब्ल्यू बना रहे हैं, फिर आप एस को, तो आप समझ रहे हैं। फिर देखिए एस टूट करके आर और क्यू बनाया, एस कभी नहीं टूटेगा, ऑलरेडी इंटरमीडिएट कंडीशन में है। फिर देखिए टी टूट करके एस और पी बना रहा है, टी एस और पी कभी नहीं बनाएगा, टी हैवी न्यूक्लियस है, टूटेगा तो हैवी न्यूक्लियस या इंटरमीडिएट बनाएगा, लाइट कभी नहीं बनाएगा, अभी हमने बात किया था, है ना। फिर देखिए डब्ल्यू टूट करके टी प्लस एस बना रहा है, हाँ डब्ल्यू एक हैवी न्यूक्लियस है, टूटेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा या तो हैवी होगा या इंटरमीडिएट होगा, तो टी हैवी है एस है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ऐसा क्वेश्चन AIPMT में आया था। अब हम एक कॉन्सेप्ट बात करेंगे जिसका नाम है चेन रिएक्शन। क्या है? चेन रिएक्शन। ध्यान से सुनिए चेन रिएक्शन क्या होता है। चेन रिएक्शन को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए। ये हमारे पास यूरेनियम 235 था, इसमें हमने एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करवाया, तो ये फ्यूजन करके बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हुआ और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन बना, यानी कि एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बना। फिर ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, 3 डिफरेंट यूरेनियम 235 के साथ बॉम्बार्ड करेगा और फिर बेरियम और क्रिप्टॉन बनेगा और फिर 3-3 के पेयर में न्यूट्रॉन बनेगा। तो देखिए रिएक्शन हमने एक न्यूट्रॉन से स्टार्ट किया था, इस स्टेज तक आते आते, ऐसे तो बहुत अभी स्टेज होंगे, लेकिन इस स्टेज तक आते आते आपके पास 9 न्यूट्रॉन बन गए, इसी को बुलाते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रॉन से मल्टीपल न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ये न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम 235 के साथ बोम्बार्ड करके बेरियम और क्रिप्टॉन बनाते हैं और हैवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, इस चेन रिएक्शन में प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? 2 प्रॉब्लम है ना, 2 प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम को ध्यान से सुनिए। एक तो प्रॉब्लम है यूरेनियम 235 के पास में, ध्यान से सुनिए। नेचर में जो यूरेनियम है वो 3 आइसोटोप्स के फॉर्म में अवेलेबल है, एक यूरेनियम 233, एक यूरेनियम 235 और एक यूरेनियम 238। अगर मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करूं और मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि इसका नेचर में कितना एविडेंस है, कितना परसेंटेज में है, तो यूरेनियम 233 का मात्र नेचर में 0.3% है, यूरेनियम 235 का 0.7% है और यूरेनियम 238 का 99% है। अच्छा ध्यान से सुनिए, न्यूट्रॉन यूरेनियम से बॉम्बार्ड करवाना है, न्यूट्रॉन के पास एक सेल्फ एनर्जी होना चाहिए तभी वो यूरेनियम के साथ बॉम्बार्ड करेगा। तो देखिए अगर आपके पास यूरेनियम का एक सैंपल है तो इसमें सबसे ज़्यादा यूरेनियम 238 प्रेजेंट है, और यूरेनियम 238 से अगर आपको न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करवाना है तो इस न्यूट्रॉन का जो एनर्जी होना चाहिए वो होना चाहिए 7 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी होना चाहिए न्यूट्रॉन का, 7 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर न्यूट्रॉन का एनर्जी होता है लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से सुनिए, नेचर में यूरेनियम 238 के फॉर्म में मेजरली प्रेजेंट है, उस पे न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड करवाने के लिए, फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए आपको न्यूट्रॉन का एनर्जी चाहिए 7 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर आपके पास न्यूट्रॉन का एनर्जी है कितना, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये न्यूट्रॉन बेचारा यूरेनियम 238 के अंदर जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है, फिजन होता ही नहीं है। ये पहला प्रॉब्लम है। फिर दूसरा प्रॉब्लम सुनिए, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब देखिए, आप बोलिएगा कि यूरेनियम 235 का 0.7% है, और यूरेनियम 235 को अगर न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाना है तो न्यूट्रॉन का एनर्जी चाहिए लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि न्यूट्रॉन के पास होता है। तो आप कह दीजिए कि न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के साथ जाकर के बम्बार्ड कर दे। लेकिन जब भी यूरेनियम 238 से न्यूट्रॉन निकलेगा, उसका एनर्जी है 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेजर यूरेनियम के सैंपल में यूरेनियम 238 है, तो उसमें मेजर न्यूट्रॉन किसका होगा? 7 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अब ये 7 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से कोलाइड ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा, 10⁶ मीटर पर सेकेंड के रेंज में। तो ये न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से टकराने के लिए इसके साथ इसको थोड़ा सा समय व्यतीत करना पड़ेगा, पर ये तो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये तो इसको आंख मार के निकल जाएगा, है ना। इसके साथ तो समय व्यतीत ही नहीं करेगा, तो ये न्यूट्रॉन इससे बम्बार्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो समय चाहिए पर इसके पास वेलोसिटी कम है। तो ये दो प्रॉब्लम है। तो इन दोनों प्रॉब्लम को लिख लेते हैं पहले। देखिए, यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स नेचर में है, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। इसका आइसोटोप का जो अबंडेंस है वो है यूरेनियम 233 का 0.3, इसका 0.7, इसका 99%। और यूरेनियम 235 से जो न्यूट्रॉन निकलता है उसका एनर्जी होता है लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यूरेनियम 238 से जो न्यूट्रॉन निकलता है उसका एनर्जी होता है 7 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिंस यूरेनियम के सैंपल्स में मेजरली ये प्रेजेंट है, तो उसमें न्यूट्रॉन तो यही होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, डिफिकल्टीज इन चेन रिएक्शन क्या है। इन अ नेचुरल यूरेनियम, रेशियो ऑफ यूरेनियम आइसोटोप्स आर ये है, एंड रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 238 is 7 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and for uranium 235 energy of neutron should be less than 1 electron volt. So probability of collision with 238 is 99%, and energy of emitted neutron is less than from required energy. That's why probability of absorption is 99%, and probability of collision with uranium 235 is 0.7%. Energy of neutron much greater than from required energy of fusion. That's why neutron can't provide proper contact time. अब इसको कैसे आप रिमूव करिएगा? तो हम क्या करते हैं, जो यूरेनियम का जो नेचुरली प्रेजेंट है उसमें आइसोटोप, उसमें 238 ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 235 आइसोटोप वाले न्यूक्लियस को ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को बुलाते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट। तो यूरेनियम 235 जो नेचुरली प्रेजेंट था वो था 0.7%, इसको हम इंक्रीज करके ले जाते हैं 3% तक, मैक्सिमम 3% तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो 3% तक इंक्रीज कर दिए तो चांस बढ़ गया न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करने के लिए। ये पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम था कि न्यूट्रॉन का स्पीड ज़्यादा था, तो प्रॉपर कॉन्टैक्ट टाइम नहीं मिल रहा था। तो हम क्या करते हैं, इस बार हम मॉडरेटर लगाते हैं चेन रिएक्शन में। तो मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन के एनर्जी को खाता है, न्यूट्रॉन को नहीं खाता है, न्यूट्रॉन के एनर्जी को खाता है। और न्यूट्रॉन का एनर्जी कम होता है, और कम होता है तो न्यूट्रॉन गैस मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, जिसको हम थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। तो जो अब कॉन्टैक्ट टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। तो मॉडरेटर कौन कौन सा यूज़ करते हैं? मॉडरेटर में हम वाटर यूज़ कर सकते हैं, हैवी वाटर D2O, जो मैक्सिमम टाइम हम हैवी वाटर ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम बेरियम ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ हम पैराफिन वैक्स भी यूज़ करते हैं। तो हम ये जो प्रॉब्लम था इसको रिमूव कैसे करते हैं ये भी लिख लेते हैं। सो रिमूवल एक्शन फॉर दिस प्रॉब्लम क्या है? टू इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन विथ यूरेनियम 235, क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एनरिच प्रोसेस। मैक्सिमम 3% ही इंक्रीज करते हैं। To decrease energy of neutron, substance like moderator is used and neutron collide with moderator molecules and transfers energy. When its energy becomes less than 1 electron volt, it will perform fission. Moderator कौन कौन सा यूज़ करते हैं? H2O, D2O बेस्ट होता है,
बेरियम ऑक्साइड एंड पैराफिन वैक्स।